नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आज इस लेक्चर में हम कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग को मेरे हैंड रिटन नोट्स के थ्रू कंप्लीट करेंगे। तो जो स्टूडेंट वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनको मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले। एसएससी जेईई 2023 में मेरी 8th रैंक थी सिविल के अंदर। उसके अलावा एसएससी जेईई 2022 में मैंने सिलेक्शन ले रखा है, मेरी 700 के करीब रैंक थी, लेकिन बीआरओ डिपार्टमेंट मिलने की वजह से मैंने दोबारा एग्जाम दिया था। प्री के अंदर मेरी एक्यूरेसी 89% थी। मेरे 141 टोटल मार्क्स थे पेपर वन में। और पेपर टू यानी कि एसएससी जेई मेंस के अंदर मेरे 233 मार्क्स थे। मेरी एक्यूरेसी 95.18% थी। मैंने 83 क्वेश्चन किए थे और मेरे 79 क्वेश्चन ठीक थे। तो उसके अलावा ये मेरा यूट्यूब चैनल है। इसके अंदर हमने इंजीनियरिंग सर्विस के प्रीवियस ईयर के सभी सॉल्यूशन करे हुए हैं, पिछले 7-8 साल के। उसके अलावा एसएससी जेई के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी लगभग हमने सारे कंप्लीट किए हुए हैं। इसमें हमने आसान वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करे, जो थोड़े कंफ्यूजिंग वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे और डिफिकल्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, वे मैंने सारे सब्जेक्ट वाइज आपको यहाँ पे करवा रखे हैं। आप इस प्ले लिस्ट में जाके उस पूरे सॉल्यूशन को देख सकते हैं। उसके अलावा एसएससी जेई के पेपर को मैंने अटेम्प्ट कैसे किया, जो मेरा खुद का पेपर था उसके थ्रू मैंने आपको सॉल्यूशन करवाया हुआ है, एसएससी जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन। उसके अलावा हरियाणा के एग्जाम्स का भी सॉल्यूशन के लिए आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। इसके अंदर जो टेक्निकल के एग्जाम है उनका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो इसके अंदर मैंने आपसे बात करी थी कि भाई मैंने कौन सी बुक्स को फॉलो करी। मेरी वन ऑफ द पॉपुलर वीडियो यही है कि भाई मैंने कौन सी बुक्स को फॉलो करी। उसमें से मैंने आपको बताया था मैंने आईएएस मास्टर वाले बुक को फॉलो किया था। तो जो आईएएस मास्टर वाले बुक थी वो मैंने 6 से 7 बार करी थी। 6 से 7 बार करने के बाद उसमें मैंने फिर क्वेश्चंस को सर्कल कर रखा था जो मेरे को नहीं आते थे। उस पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर करवा ही रखा है। फिर उनको करने में भी थोड़ा ज्यादा टाइम लगता था, तो इस वजह से मैंने क्या कर लिया था, ये जो थोड़े बहुत क्वेश्चन मतलब फिर भी मेरे को याद नहीं रहते थे, थोड़ी मुश्किल आती थी, उसको मैंने पेपर के ऊपर यानी कि हैंड रिटन टाइप से बना लिया था और इसको मैं रिवाइज कर लेता था। अब इसको रिवाइज करने में क्या है, हार्डली 1-2 घंटा लगता था और भाई पूरी सिविल इंजीनियरिंग रिवाइज हो जाती थी। आज इस वीडियो में हम उसी सारे नोट्स को रिवाइज करेंगे। तो ये मैंने इंट्रोडक्शन आपको पहले इसी वजह से दे दिया, कहीं आप कहो कि भाई आपने सब चीजें नहीं करवाई। तो बिल्कुल बेसिक से तो हम इसके अंदर नहीं करेंगे। जिन्होंने 1-2 बार सिविल इंजीनियरिंग को पढ़ रखा है तो उनको काफी अच्छे से समझ में आने वाला है। लेकिन अगर आपने एक बार भी नहीं पढ़ा है तो भी आपको आइडिया तो हो ही जाएगा कि भाई किस तरीके से नोट बनाने चाहिए, भाई कैसे नोट बनाते हैं, क्या लिखते हैं नोट्स में, कैसे पढ़ते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज अपना लेक्चर हम शुरू करते हैं एसएससी जेई कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग थ्रू बाई हैंड रिटन नोट्स के थ्रू। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना। आप वीडियो देखते हो लेकिन चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करते, तो ये बढ़िया बात नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, अब हम अपना सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग को स्टार्ट करते हैं। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग तो वैसे पॉइंट बाय पॉइंट है, मैं इसको पढ़ता जाऊंगा, आप इसको साथ साथ में समझते जाना। भाई कुछ पॉइंट मेरे को लगेगा समझाने का, मैं आपको समझाता हुआ चलूंगा, तो इससे आपको काफी चीजें सीखने को मिलेंगी। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, वेल कंस्ट्रक्टेड इन ए ग्राउंड विदाउट पासिंग एनी इम्परवियस स्ट्रेटा इज नोन एज द शैलो वेल। भाई किसी भी इम्परवियस स्ट्रेटा से पास नहीं होता वेल, तो उसको हम क्या कहेंगे, शैलो वेल कहेंगे। वेलोसिटी ऑफ एग्जिट गैसेज इज इक्वल टू मिनिमम 2.5 पर टू प्रिवेंट द डाउन रोड। भाई कोई चिमनी वगैरह है फैक्ट्री वगैरह की, तो उसके अंदर से जो गैसें बाहर निकलने लग रही है उनकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 2.5 टाइम होनी चाहिए, ताकि वे नीचे की तरफ ना गिरे। पोटेशियम थायोसाइनेट यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ आयरन इन वाटर। आयरन की जो प्रेजेंस है वाटर के अंदर वो बताने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं, हम पोटेशियम थायोसाइनेट का यूज करते हैं। 1 TCU 1 ट्रू कलर यूनिट क्या होता है, कलर बाय 1 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ प्लेटिनम इन द फॉर्म ऑफ क्लोरोप्लेटिनेट आयंस। तो 1 ट्रू कलर यूनिट क्या होती है, भाई 1 मिलीग्राम पर लीटर अगर प्लेटिनम होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, 1 TCU कहेंगे, किसकी फॉर्म में, क्लोरोप्लेटिनेट आयंस की फॉर्म में। और इन क्लोरोप्लेटिनेट आयंस का कलर क्या होता है, येलो ब्राउन कलर होता है। फिर आता है पीएच 5 to 7 के बीच में रहना चाहिए। HOCl एंड डाइक्लोरामीन्स विल प्रेजेंट। भाई जो हम क्लोरीनेशन करते हैं उसमें पानी का पीएच कितना होना चाहिए, 5 से लेके 7 के बीच में होना चाहिए, ताकि HOCl और डाइक्लोरामीन्स प्रेजेंट रहे। फिर आता है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन का क्या मतलब होता है, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू NO2, फिर उसको हम कन्वर्ट करेंगे NO3, यानी कि ऑक्सीजन के एटम बढ़ते जा रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, नाइट्रिफिकेशन। उसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रिफिकेशन ऑफ नाइट्रोजन। बाकी मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ हम क्या चीज करने लग रहे हैं। भाई आईएएस मास्टर की जो बुक है एसएससी जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सभी जो भी क्वेश्चन है एसएससी जेई के हैं,
तो आप कमेंट में ये मत करना भाई सिलेबस से बाहर है या भाई इतने डिफिकल्ट नहीं आएंगे या ये नहीं आएगा। तो सारे एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है जो इजीली मेरे को याद नहीं रहते थे या मेरे को इंपॉर्टेंट लगे वे मैंने इसमें लिखे हुए हैं। तो नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, नाइट्रोजन के अंदर ऑक्सीजन की ऐड होती चली जाएगी। फिर आती है परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? जियोलाइट प्रोसेस की हेल्प से रिमूव कर सकते हैं, लाइम सोडा की हेल्प से रिमूव कर सकते हैं, या फिर डी आयोनाइजेशन प्रोसेस की हेल्प से रिमूव कर सकते हैं। और लाइम सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? ये सोडा क्या होता है? Na2CO3। सोडा क्या होता है? Na2CO3। फिर आता है स्टेजेस इन दी स्लज डाइजेशन। स्लज डाइजेशन के अंदर कौन कौन से स्टेजेस होते हैं? तो सबसे पहला स्टेप होता है स्लज डाइजेशन के अंदर हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के अंदर क्या होता है? वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होते हैं भाई, जैसे फिनोल हो गया या फिर बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर जो हमने खाना वगैरह खाते हैं उस टाइप की चीजें, तो वे सिंपल सोलुबल ऑर्गेनिक मैटर के अंदर कन्वर्ट होती हैं। सिंपल सोलुबल ऑर्गेनिक मैटर, पहला स्टेप हाइड्रोलिसिस। दूसरा स्टेप क्या होता है? फर्मेंटेशन। इस फर्मेंटेशन को हम एसिडोजेनेसिस भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है? जो सिंपल सोलुबल ऑर्गेनिक मैटर भी फिर एसिटिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तीसरा स्टेप क्या होता है? मीथेन फॉर्मेशन, जिसे हम मिथेनोजेनेसिस भी बोलते हैं। पेपर के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है भाई, सॉलिडाइजेशन में 3 प्रोसेस बताओ। सबसे पहला हाइड्रोलिसिस, फिर फर्मेंटेशन जिसको हम एसिडोजेनेसिस भी बोलते हैं, फिर आता है मीथेन फॉर्मेशन जिसको हम मिथेनोजेनेसिस भी बोलते हैं। मिथेनोजेनेसिस के अंदर क्या होगा भाई? जो एसिटिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म हुआ है वो मीथेन के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। फिर आता है ग्रेडियंट ऑफ द डोमेस्टिक पाइप। जो घरों के अंदर पाइप होती है उसका ग्रेडियंट हम कितना लेते हैं? अगर भाई 1/60 का ग्रेडियंट है तो हम पाइप का डायमीटर कितना लेंगे? 100 सेंटीमीटर लेंगे। 1/100 का ग्रेडियंट है तो हम डायमीटर कितना लेंगे? 150 का लेंगे। 1/120 का ग्रेडियंट है तो हम 225 mm का डायमीटर लेंगे। जो घरों में डोमेस्टिक पाइप होती हैं भाई, जैसे जैसे ग्रेडियंट बढ़ता चला जाएगा वो ग्रेडियंट हमारा कम होता जाएगा। 1/60 क्या है? ज्यादा है। 1/120 कम है। तो जैसे जैसे ग्रेडियंट हमारा कम होता जा रहा है तो हमारे पाइप का डायमीटर ज्यादा रखना पड़ेगा ताकि पानी आसानी से फ्लो कर पाए। तो 1/60 क्या हुई? आपने बिल्कुल टेढ़ी करके पाइप लगा दी, छोटी पाइप होगी तो भी पानी बह के चला जाएगा, तो 100 mm का डाया। फिर आती है सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट। सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट को हम जनरली 15 से 20 साल के लिए डिजाइन करते हैं। और जो इंसनरेशन का प्रोसेस होता है उसमें कौन कौन से स्टेप होते हैं? सबसे पहले कंसंट्रेशन होगी भाई, स्लज कंसंट्रेशन, फिर उसको डाइजेशन करवाएंगे, फिर कंडीशनिंग होगी उसकी, फिर डीवाटरिंग करेंगे उसको, फिर ड्राइंग करेंगे और फिर आता है इंसनरेशन, यानी कि आपने उसको सुखा दिया, और फिर इंसनरेशन यानी कि भट्टियों के अंदर आपने उसको जला दिया। ठीक है, तो ये सब प्रोसेस होते हैं, आपको ये पता होने चाहिए। फिर आता है सोडियम नाइट्रेट स्टिमुलेट दी अलगी ग्रोथ। अलगी ग्रोथ को स्टिमुलेट करने के लिए या फिर इंक्रीज करने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं? सोडियम नाइट्रेट का। फिर आता है सॉलिड वेस्ट जनरेटेड पर कैपिटा पर डे। सॉलिड वेस्ट पर कैपिटा पर डे हम कितना जनरेट करते हैं? स्मॉल सिटी के लिए 0.1, मीडियम के लिए 0.3 से 0.4, लार्ज सिटी के लिए 0.5। किसके हिसाब से? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हिसाब से। फिर आती है एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर टोटल कितने पैरामीटर होते हैं? एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर टोटल 8 पैरामीटर होते हैं। PM10, PM2.5, फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया एंड लीड। तो ये आपको पता होने चाहिए। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, केवल कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO है इसके अंदर। CO है और ओजोन है, फिर है अमोनिया और लीड एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर। अगर 0 से 50 होएगी तो बढ़िया है, गुड है। 51 से 100 सेटिस्फैक्ट्री, 100 से 200 मॉडरेट, 200 से 300 पुअर है, 300 से 400 वेरी पुअर और 400 से 500 सीवियर। फिर आ जाता है वाटर पोल्यूशन एक्ट 1974। वाटर पोल्यूशन एक्ट कब आया? 1974। सबसे पहले हमने वाटर पोल्यूशन वाला एक्ट लेके आए। फिर हमने किस पे ध्यान दिया? एयर पोल्यूशन पे। कब दिया? 1981 पे। फिर हमने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए 1986 में, और बायोडायवर्सिटी के लिए 2002 में हम एक्ट लेके आए। तो ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। भाई सबसे पहले हमने किस चीज को ध्यान दिया? भाई पानी खराब होने लग रहा है, वाटर पोल्यूशन की ध्यान दिया, हवा के बारे में किसी ने नहीं सोचा। फिर धीरे धीरे बाद में फिर हमने एयर पोल्यूशन के बारे में भी सोचा, कब? 1981 में। लेकिन 1974 में वाटर पोल्यूशन के बारे में। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी पेपर में पूछ लेता भाई, पहले जो हमने बनाया था वो किसके लिए बिल बनाया था? वाटर पोल्यूशन के लिए बनाया था 1974 में। तो एनवायरमेंट इंजीनियरिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अब हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को करते हैं।
वैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बिल्कुल बेसिक से हम नहीं कर रहे, लेकिन अगर किसी ने पहले नहीं पढ़ा हुआ तो उसके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। ऐसी बात नहीं है कि भाई हम बिल्कुल हाई फाई चीजें करने लग रहे हो। बेसिक बेसिक एसएससी जेई के हिसाब से या जनरल सिविल इंजीनियरिंग के हिसाब से चीजें हैं। आपके आरआरबी का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, सभी में हेल्पफुल रहने वाली है ये। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को देखते हैं। तो स्पेसिमन इन द 4P इम्पैक्ट टेस्ट, जो 4P इम्पैक्ट टेस्ट के अंदर हम स्पेसिमन यूज करते हैं, वो कैसे हम सपोर्ट करते हैं, उसको हम सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह सपोर्ट करते हैं। 4P यानी कि भाई 4 पाई टाइप से समझ लो आप। तो 4 पाई के 4 पैर होते हैं, तो उसी टाइप से स्पेसिमन इन 4 पाई के अंदर वही सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह हम उसको सपोर्ट करेंगे। फिर आ जाता है आइजोड टेस्ट। आइजोड के अंदर क्या रहती है? कैंटिलीवर बीम रहती है। आइजोड टेस्ट के अंदर क्या रहती है? कैंटिलीवर बीम रहती है। फिर आ जाता है फिक्स बीम कैरिंग द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑन द एंटायर स्पैन, पॉइंट ऑफ द कॉन्ट्राफ्लेक्सर विल ओकर ऑन द आइदर साइड ऑफ द सेंटर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ। भाई फिक्स बीम है, जैसे आपको डायग्राम में दिखने लग रही है ना, ये फिक्स बीम है पूरी की पूरी। ये इधर से भी फिक्स है और दूसरी साइड से भी फिक्स है, ये आपकी वॉल दिखने लग रही है। तो इसके अंदर जो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर वो सेंटर से कितने डिस्टेंस पे होगा? L/2√3 डिस्टेंस पे। कितने डिस्टेंस पे होगा? L/2√3 डिस्टेंस पे होगा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। फिर आ जाती है पॉइंट लोड। फिक्स बीम के अंदर अगर पॉइंट लोड लगने लग रहा है तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर कहाँ पे होगा? L/4 डिस्टेंस पे। कितने डिस्टेंस पे? L/4 पे। और उसकी वैल्यू कितनी होगी? PL/8 होगी। सेंटर पे PL/8 और जो एज होते हैं वहां पे भी PL/8। लेकिन जो सिंपली सपोर्टेड वाली यानी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगने लग रहा है फिक्स बीम के अंदर, उसके अंदर कितनी वैल्यू होगी उसकी? सेंटर के ऊपर तो होगी WL²/24, और जो किनारे हैं वहां पे कितनी होगी? WL²/12। वैसे तो जो ये फिक्स बीम वगैरह है डायरेक्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन कुछ है डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद करने पड़ते हैं, तो इस वजह से मैंने इनको याद ही कर लिया था भाई। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के केस में L/2√3 डिस्टेंस पे, और पॉइंट लोड के केस में L/4 डिस्टेंस पे। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के केस में वैल्यू कितनी होगी? WL²/24 होगी सेंटर पे। किनारों पे कितनी होगी? WL²/12। यानी कि किनारों के ऊपर डबल है सेंटर से, ठीक है, तो इस चीज को भी याद रखना है आपको। फिर आ जाता है सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग दी वेरिंग लोड फ्रॉम जीरो टू डब्ल्यू एट दी अदर एंड। भाई यहाँ पे जीरो का लोड है और इधर कितना है? डब्ल्यू का लोड है, ट्रायंगुलर लोड पैटर्न है। तो इसके अंदर ऐसा पॉइंट कहाँ पे होगा जहां शियर फोर्स जीरो होएगा? तो L/√3 डिस्टेंस फ्रॉम दी लिस्ट लोडेड पॉइंट। यानी कि जो ये वाला पॉइंट है जहां पे जीरो लोड लगने लग रहा है, उस वाले पॉइंट से कितने दूर पे होएगा? L/√3 डिस्टेंस दूर। कहाँ पे? L/√3 डिस्टेंस फ्रॉम दी लिस्ट लोडेड पॉइंट। और इसके अंदर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होएगा? WL²/9√3। इसके अंदर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होएगा? WL²/9√3। लिस्ट लोडेड यानी कि इस वाले पॉइंट से हमने मेजर किया यहाँ से कितनी दूर पे? L/√3 डिस्टेंस के ऊपर, और WL²/9√3 ये हमने देख ही लिया था, L/2√3 था सेंटर से। फिर आ जाता है फिक्स वो सिंपली सपोर्टेड बीम है आपके पास, जैसे आपको इसके अंदर दिखने लग रही है। सिंपली सपोर्टेड बीम दे रखी है आपको, दोनों तरफ M मूवमेंट लगने लग रहा है, तो सेंटर के अंदर इस पर डिफ्लेक्शन कितना आएगा? ML²/8EI। इस पर डिफ्लेक्शन कितना आएगा? ML²/8EI। अब इसके अंदर आपसे ये भी पूछता स्लोप कितना बनेगा, तो स्लोप बनता है ML/2EI। तो डायरेक्ट याद रखना है रिजल्ट आपको, वहां डिराइव करने की जरूरत नहीं है। फिर है सिंपली सपोर्टेड बीम जिसके ऊपर मूवमेंट लगने लग रहा है केवल एक तरफ, तो उसके अंदर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन वाला पॉइंट कहाँ पे होएगा? L/√3 डिस्टेंस पे। कहाँ पे? L/√3 डिस्टेंस पे। और डिफ्लेक्शन मैक्सिमम कितना होएगा? ML²/9√3EI। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना होएगा? ML²/9√3। ये थीटा की वैल्यू भी आपको याद करनी है। थीटा ए यानी जहां पे मूवमेंट नहीं लगने लग रहा है उससे दूर वाला पॉइंट, तो उस पे कितना आएगा? ML/6EI। और जिधर मूवमेंट लगने लग रहा है क्यू यानी कि थीटा बी, इस वाले पॉइंट के ऊपर थीटा कितना होगा? ML/3EI। तो ये वाले पॉइंट आपको पता होने चाहिए। ये सारे के सारे जो पॉइंट हैं देखने में एक जैसे लगते हैं, इसी वजह से भाई इसको मैंने अलग से लिख रखा था ताकि एक साथ दिख के अपने को याद होते रहे। फिक्स बीम में L/2√3 डिस्टेंस पे था, और मैक्सिमम वैल्यू WL²/24 और WL²/12। यूनिफॉर्मली वेरिंग ट्रायंगुलर पैटर्न में L/√3 पे, और वैल्यू कितनी थी? WL²/9√3। उसी तरीके से अगर एक साइड मूवमेंट लगने लग रहा है तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना है? ML²/9√3EI। तो याद करने में इतनी दिक्कत नहीं होती, एक बार देखने में थोड़ा मुश्किल लगता है, धीरे धीरे आपको टाइम के साथ ही अपने आप याद हो जाते हैं।
मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ये हमने देख लिया कि भाई अगर वैसे लगने लग रहा है, दोनों तरफ से मूवमेंट लगने लग रहा है, तो ml² डिवाइड बाई ATI। फिर आ जाता है, एक आपको एलिमेंट दे रखा है, जैसे आपको एलिमेंट दे रखा है ना, ये आपको एलिमेंट दे रखा है, इसके अंदर फोर्स लगने लग रहा है सिग्मा एक्स का और सिग्मा वाई का। तो सिग्मा एक्स के साथ जो थीटा का एंगल बनाने लग रहा है, तो थीटा का एंगल बनाने लग रहा है, उसका मतलब कुछ इस टाइप से एंगल बनाएगा, थीटा एक्स के जो मतलब परपेंडिकुलर प्लेन है उसके साथ थीटा का एंगल है। तो इस चीज को भी याद कर लेना, इसमें बच्चों को कंफ्यूजन रहता है थीटा हम कहाँ से लेते हैं। तो सिग्मा एक्स यानी कि जिस जहां से मेजर कर रहे हो उसके परपेंडिकुलर से कितना एंगल बनाने लग रहा है उस प्लेन के ऊपर, यानी नॉर्मल स्ट्रेस कितना होएगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई टू कोस टू थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा। अभी एक तो इसमें सिग्मा एक्स रहेगा, एक सिग्मा वाई रहेगा, तो प्लस माइनस करके आप दोनों चीजें निकाल सकते हो। और इस वाले प्लेन के ऊपर शियर स्ट्रेस कितना लगेगा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू साइन टू थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कोस टू थीटा। यानी यहां हम क्या लगाने लग रहे हैं, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, इसके साथ तो लगाने लग रहे हैं कोस टू थीटा, और टाउ एक्स वाई के साथ लगाने लग रहे हैं साइन टू थीटा। जब हम टाउ निकाल लेंगे तो जो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई है उसके साथ उल्टा यानी कि साइन टू थीटा, और टाउ एक्स वाई के साथ हम लगाएंगे कोस टू थीटा। तो ये आपको पता होना चाहिए। वैसे यहाँ माइनस का साइन भी हम यूज करते हैं, माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू साइन टू थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कोस टू थीटा। नेक्स्ट, इक्विवेलेंट टॉर्क। इक्विवेलेंट टॉर्क किसके इक्वल होता है, तो रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। टी आपका वो हो गया ट्विस्टिंग मूवमेंट, एम हो गया आपका बेंडिंग मूवमेंट। और इक्विवेलेंट बेंडिंग मूवमेंट क्या होता है भाई, ये उस वाले केस में है जब ट्विस्टिंग मूवमेंट और बेंडिंग मूवमेंट दोनों इकट्ठे लगने लग रहे हो। तो इक्विवेलेंट बेंडिंग मूवमेंट हो जाता है हाफ एम प्लस टी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का अंडर रूट। फिर आती है पावर ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट। शाफ्ट कितनी पावर ट्रांसमिट करेगी, तो 2 पाई NT डिवाइड बाई 60, यानी कि फोर्स पावर ट्रांसमिट किसके बराबर होती है, फोर्स इंटू वेलोसिटी के। शाफ्ट के अंदर क्या हो जाएगी, टॉर्क इंटू एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि 2 पाई NT डिवाइड बाई 60। फिर आती है स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन दी होलो शाफ्ट। होलो शाफ्ट है, जैसे इसके अंदर ये बीच में खाली जगह आपको दिखने लग रही है ना, ये खाली जगह है। तो इस वाले शाफ्ट के अंदर मैक्सिमम जो एनर्जी स्टोर होएगी वो कितनी रहेगी, टाउ स्क्वायर डिवाइड बाई 4g, डी आउटर का स्क्वायर प्लस डी इनर का स्क्वायर अपॉन डी आउटर का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम। फिर आता है कर्ण। कर्ण क्या होता है भाई, ऐसा एरिया होता है किसी भी एलिमेंट के बीच में जहां पे अगर हम फोर्स लगाएंगे तो कोई भी उसके अंदर टेंशन डेवलप नहीं होगी, तो उसको हम कर्ण बोलते हैं। अब जो हमारा स्क्वायर शेप का है, रेक्टेंगल शेप का है, तो उसमें शेप कैसी बनेगी, उसकी रोम्बस शेप बनेगी। और उसके लेंथ आपको पता होनी चाहिए, सेंटर में b/3 और a/3 डिस्टेंस, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम इसको सर्कल के अंदर देखें तो सर्कल के अंदर इसका डायमेंशन कितने होते हैं, डाया/4, डाया/4। और होलो शाफ्ट है, जैसे होलो शाफ्ट दे रखी है, इसके अंदर हम डायमेंशन कितने लेंगे, डी स्क्वायर प्लस स्मॉल डी स्क्वायर डिवाइड बाई 4d। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर आती है स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग इन पैरेलल। दो स्प्रिंग अगर पैरेलल में है तो स्टिफनेस उनकी क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। अगर सीरीज में है तो 1/s इज इक्वल टू 1/s1 प्लस s2 हो जाती है। तो स्प्रिंग की स्टिफनेस निकालनी भी आपको आनी चाहिए। फिर आ जाती है, भैया आपको सिंपली सपोर्टेड बीम दे रखी है, उसके ऊपर कुछ बता सेंटर के ऊपर लोड नहीं लगने लग रहा, लेफ्ट हैंड साइड से ए डिस्टेंस पे है, राइट हैंड साइड पे बी डिस्टेंस पे है। तो एंगल कितना बनेगा, ए के ऊपर एंगल बनेगा WAB ब्रैकेट में L+B। भाई ए के ऊपर निकालने लग रहे हैं तो ब्रैकेट में क्या आएगा, L+B डिवाइड बाई 6LIE। और बी के ऊपर निकालने लग रहे हैं तो ब्रैकेट में आ जाएगा L+A। उसी तरीके से जो सेंटर के ऊपर डिफ्लेक्शन है वो कितना आएगा, WA² B² डिवाइड बाई 3LIE। ये हमने सेंटर के ऊपर निकाला, WA² B² अपॉन 3LIE। उसी तरीके से वाई मैक्सिमम यानी कि इस पॉइंट लोड के यहाँ पे कुछ आएगा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, वो कितना होएगा, WB L² - B² की पावर 3/2 अपॉन 9√3LIE। तो इसके अंदर आप इसको रहने दे सकते हो याद करना, बाकी ये तीनों याद कर लेना, सेम सेम से है तो इजीली याद हो जाते हैं। और वाई मैक्सिमम हमारा कितने डिस्टेंस पे लगेगा, L² - B² डिवाइड बाई 3 के अंडर रूट पे लगेगा। भाई ए वाले पॉइंट से हम डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं, यहाँ से कितनी दूरी पे लगेगा ये, L² - B² डिवाइड बाई 3 के रूट के डिस्टेंस के ऊपर लगेगा। फिर आ जाती है सिंपली सपोर्टेड बीम, उसके बीच के ऊपर एक मूवमेंट लगने लग रहा है,
तो थीटा ए और थीटा बी किसके इक्वल होएगा, एम एल डिवाइड बाई 24 ई आई, किसके इक्वल होएगा, एम एल डिवाइड बाई 24 ई आई। फिर आ जाती है एक फिक्स बीम है, उसके इसेंट्रिसिटी के ऊपर लोड लगने लग रहा है, यानी कि लेफ्ट से ए डिस्टेंस पे, राइट से बी डिस्टेंस के ऊपर। तो वाई मैक्सिमम कितना होएगा, डब्ल्यू ए क्यूब बी क्यूब डिवाइड बाई 3 एल आई, वो ई आई एल क्यूब। यहाँ हमने जब ऊपर पढ़ा था वहां कितना था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर था। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड के केस में, सिंपली सपोर्टेड के केस में कितना था, डब्ल्यू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 3 एल आई ई। लेकिन यहाँ पे जब फिक्स बीम आ गई तो ए क्यूब हो गया, डब्ल्यू ए क्यूब बी क्यूब अपॉन 3 ई आई एल क्यूब। भाई यहाँ एक ए की एक पावर बढ़ा दी, बी की एक पावर बढ़ा दी, तो यहाँ एल की हमने क्यूब कर दी। तो ऐसे आपको याद कराने होते हैं। फिर आ जाती है एक वही प्रोब्ड कैंटिलीवर है, उसके ऊपर आपने मोमेंट लगाया है, तो उसके अंदर थीटा भी कितना होगा, एम एल अपॉन 4 ई आई, और वाई मैक्सिमम रहेगा एम एल स्क्वायर डिवाइड बाई 27 ई आई। ये सब एस एस सी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। फिर आ जाती है फिक्स बीम, जिसपे सिंपली सपोर्टेड लोड लगने लग रहा है, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना होगा, 1/5 ऑफ द सिंपली सपोर्टेड। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, फिक्स बीम के अंदर अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना होगा, 1/5 ऑफ द सिंपली सपोर्टेड। फिर आती है स्ट्रेन एनर्जी इन द शीयर, शीयर के अंदर स्ट्रेन एनर्जी कितनी होती है, टाउ स्क्वायर वी डिवाइड बाई 2g। फिर आती है स्ट्रेन एनर्जी इन टोर्जन, ये कितनी होती है, टाउ स्क्वायर वी डिवाइड बाई 4g। उसके अलावा आपको ये अगर प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालने हैं, भाई आपको एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस दे दिया, वाई डायरेक्शन में स्ट्रेस दे दिया, और शेयर स्ट्रेस दे दिया, उस वाले एलिमेंट के ऊपर कितना लगने लग रहा है, आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल स्ट्रेस। आपको क्या निकालना है, सिग्मा 1,3, यानी कि प्रिंसिपल स्ट्रेस। ये आप कैसे निकालोगे, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई। उसी तरीके से प्रिंसिपल स्ट्रेन भी निकालने के लिए क्या सकता है, प्रिंसिपल स्ट्रेन यानी कि E1 या E2। भाई ये तो प्रिंसिपल स्ट्रेस है, ये है स्ट्रेन। ये कैसे निकालोगे, तो वहां हमने स्ट्रेस लिखा था, यहाँ स्ट्रेन लिख देंगे, ई एक्स प्लस ई वाई डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस रूट ऑफ ई एक्स माइनस ई वाई डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई बाई 2 का स्क्वायर। बस इसमें ये चीज याद रखनी है, भाई यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर, ये क्या, शियर स्ट्रेन। ये साई एक्स वाई क्या है, शियर स्ट्रेन। तो ये तो हम प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। ऊपर जो हमने ये वाला फॉर्मूला देखा है, ये हम क्या निकालने लग रहे हैं, नॉर्मल वाली। ये भाई प्रिंसिपल वाले नहीं थे, ये बस नॉर्मल वाले थे। आपको एक एलिमेंट ऐसा दे दिया, उसमें थीटा डिग्री पे कोई प्लेन है, उसके ऊपर कितना लगेगा, तो हम इस वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए कौन सा कहाँ पे लगेगा। ये सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 के साथ कोस 2 थीटा। और यहाँ हम कौन से निकालने लग रहे हैं, यहाँ हम निकालने लग रहे हैं प्रिंसिपल वाले। तो सोम भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आ जाते हैं सोयल मैकेनिक्स के ऊपर। तो सोयल मैकेनिक्स, तो सबसे पहले आती है प्लास्टिसिटी इंडेक्स। अगर 7 से कम प्लास्टिसिटी इंडेक्स रहेगी तो भाई लो प्लास्टिक, 7 से 17 है तो मीडियम प्लास्टिक, और 17 से ज्यादा प्लास्टिसिटी इंडेक्स है तो क्या मतलब हुआ, हाईली प्लास्टिक सोयल है। तो ये आप याद रख सकते हो, 7 से 17 के बीच में अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स है तो हमारी सोयल कैसी, मीडियम प्लास्टिक। उसी तरीके से सैंड के लिए प्लास्टिसिटी इंडेक्स 0, सिल्ट के लिए 10 से 15, और क्ले के लिए 15 से 100। जो वोइड रेशो होता है, वोइड रेशो का एक फॉर्मूला और भी होता है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, जी माइनस जी एम अपॉन जी एम। और जी एम क्या है, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, और जी क्या है, भाई सॉलिड की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है। फिर आती है गामा ड्राई। भाई ड्राई यूनिट वेट किसके बराबर होता है, बल्क वेट डिवाइड बाय 1 प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या है, वाटर कंटेंट या फिर मॉइस्चर कंटेंट। फिर आती है रेशो ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सैचुरेटेड विद वाटर टू डेथ डेथ इन ड्राई स्टेट इज नोन एज द कोफिशिएंट ऑफ सॉफ्टनिंग। भाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सैचुरेटेड विद वाटर स्टेट में डिवाइड बाय ड्राई स्टेट किसके इक्वल होती है, कोफिशिएंट ऑफ सॉफ्टनिंग। फिर आता है लीड बिहाइंड 500 मीटर टू 5 किलोमीटर मेजर इन द यूनिट ऑफ 500 मीटर। 500 मीटर से लेके 5 किलोमीटर तक की जो लीड होती है उसको हम किसके यूनिट में मेजर करेंगे, 500 मीटर की यूनिट में मेजर करेंगे। स्मूथ व्हील रोलर किसके लिए यूज होता है, कोर्स ग्रेन सोयल के लिए, क्रश एग्रीगेट के लिए, ग्रेवल के लिए, यानी कि स्मूथ व्हील यानी कि ड्रम रोलर जो होता है। वाइब्रेटरी रोलर सैंड के लिए। फिर आता है स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट। स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट में 2.405 kg का एमर होता है, 305 mm का फोल होता है। मॉडिफाइड के अंदर 4.54 और 457 mm का फोल होता है।
और ये तो हुआ है स्टैंडर्ड प्रोक्टर के अंदर। और जो इंडियन वाला है, इंडियन प्रोक्टर टेस्ट के अंदर क्या होता है, 2.6 kg का एम्बर और 4.9 kg का एम्बर। होल कितना होता है, 310 mm का और 450 mm का। तो इंडिया वाला आसान है ना याद करने में, 2.6 किलो का और 4.9 किलो का एम्बर, 310 mm और 450 mm का फोल होता है। फिर आ जाती है परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी किसके इक्वल होती है, सीवी एमवी गामा डब्ल्यू। सीवी है कोफिशिएंट ऑफ ये कंसोलिडेशन, एमवी है कंप्रेसिबिलिटी, गामा डब्ल्यू है यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी किसके बराबर होता है, सीवी एमवी गामा डब्ल्यू। उसके अलावा कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, जो कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, 1 अपॉन लिक्विड लिमिट के। कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लिक्विड लिमिट के। अगर लिक्विड लिमिट बढ़ गई, यानी कि क्ले टाइप की सोयल है, तो उसका कंसोलिडेशन कम होएगा। तो वही चीज इसमें लिखी हुई है। और प्लास्टिसिटी इंडेक्स के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फिर आता है क्ले डिपॉजिट। क्ले डिपॉजिट्स आर मोर पोरस देन द सैंड बेड। भाई अपने को लगता होगा क्ले की छोटे छोटे साइज का साइज होता है तो क्ले की पोरोसिटी कम होती होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्ले की पोरोसिटी सैंड के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। तो इस चीज को याद रख लेना, इंपॉर्टेंट चीज है। फिर आता है यूसीएस टेस्ट इज ए अनड्रेन टेस्ट। जो अनकनफाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का जो टेस्ट होता है, उसको कौन सा टेस्ट बोलते हैं, हम अनड्रेन टेस्ट बोलते हैं। अनड्रेन टेस्ट उसको हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो फाई होता है, एंगल ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो मोबिलाइज नहीं हो पाता। और जो फाई की वैल्यू हम जीरो ले लेते हैं इसके अंदर। और केवल हमें एक मोर सर्कल देखने को मिलेगा जिसके अंदर फाई की वो सिग्मा 3 की वैल्यू जीरो होती है, क्योंकि अनकनफाइन वाला टेस्ट है ना। एक तो हो गया भाई कन्फाइन कर दिया, कन्फाइन यानी कि चारों तरफ पानी का प्रेशर लगने लग रहा है। और एक होता है अनकन्फाइन, भाई सोयल का सैंपल है, बस आपने ऊपर से लोड लगाया है। तो कौन सा टेस्ट होता है, अनड्रेन टेस्ट होता है, भाई मोबिलाइज नहीं होता। यानी सिग्मा 3 इसका जीरो होता है और केवल एक मोर सर्कल मिलेगा, केवल सिग्मा 1 बनेगा हमारे पास। तो 1 मोर सर्कल इज ऑब्टेन। फिर आता है एंगल ऑफ इंटरनल फेलियर प्लेन विद द मेजर प्रिंसिपल प्लेन। ये किसके इक्वल होता है, 45 प्लस 5/2। जो फेलियर प्लेन का मेजर प्रिंसिपल प्लेन के साथ कितने का एंगल बनेगा, 45 प्लस 5/2। 45 प्लस 5/2 का एंगल बनेगा। डायरेक्ट शीयर टेस्ट क्या होता है, ड्रेन टेस्ट होता है। तो इसमें भी बच्चों का कंफ्यूजन रहता है, डायरेक्ट शीयर टेस्ट क्या होता है, वो ड्रेन टेस्ट होता है। डायरेक्ट शीयर कौन सा होता है, ड्रेन टेस्ट। कोर्स ग्रेन सोयल यानी कि सैंड वगैरह के लिए इसको हम यूज करते हैं। उसके अलावा अनकन्फाइन वाला टेस्ट और वेन सीयर वाला टेस्ट, ये कौन सा होता है, ये अनड्रेन वाले टेस्ट होते हैं। अनड्रेन, ड्रेन मतलब भाई पानी निकल सकता है, अनड्रेन मतलब पानी नहीं निकल सकता। यूसीएस और वेन वाले अनड्रेन टेस्ट होते हैं। फिर आती है रैंकाइन अर्थ प्रेशर थ्योरी। रैंकाइन ने क्या माने भाई, जितने भी बढ़िया बढ़िया एजम्पशन है रैंकाइन ने वे सारे मान लिए थे। और सोयल को इसने किस में मानना था, प्लास्टिक इक्विलिब्रियम में। सोयल को प्लास्टिक इक्विलिब्रियम में मानना था। रप्चर सरफेस क्या होता है, प्लेन सरफेस होता है। फेलियर प्लेन को हम क्या बोलते हैं रैंकाइन में, रप्चर सरफेस। आर से रैंकाइन, आर से रप्चर। फिर आए गुलाम जी। गुलाम ने क्या कहा, इन्होंने थोड़े भाई मुश्किल मुश्किल वाले एजम्पशन ले दिए, जैसे कि भाई दीवार है, इनक्लाइन हो सकती है, रफ सरफेस हो सकता है। और फेलियर प्लेन हमारा क्या होएगा, प्लेन सरफेस होएगा। गुलाम के अंदर फेलियर प्लेन क्या होता है, प्लेन सरफेस। और स्लाइडिंग वेज क्या है, रिजिड बॉडी होती है। यानी कि पूरे का पूरी बॉडी का इक्विलिब्रियम एज ए वॉल हम कंसिडर करते हैं। क्या कंसिडर करते हैं, इक्विलिब्रियम एज ए वॉल। यानी पूरी की पूरी सोयल का इक्विलिब्रियम हम कंसिडर करेंगे रिजिड बॉडी मान के। ये नहीं है कि भाई एक सोयल पार्टिकल दूसरा सोयल पार्टिकल वैसे कंसिडर करेंगे। फिर हम करते हैं एचपीटी टेस्ट, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। उसके अंदर जो ये सारी वैल्यू होती है इनकी, ये आपको पता होनी चाहिए। भाई पहले तो हम कंसिस्टेंसी की देख लेते हैं। 0 से 2 के लिए वेरी सॉफ्ट, 2 से 4 के लिए सॉफ्ट, 4 से 8 के लिए मीडियम। डबल डबल होता जा रहा है भाई, 2, 4, 8 इस टाइप से। फिर 8 से 15 के लिए स्टिफ, 15 से 30 के लिए वेरी स्टिफ, और 30 से ज्यादा के लिए हार्ड। फिर आ जाती है डेंसनेस। भैया तो हमने कंसिस्टेंसी देख ली सॉफ्ट है या कैसी, फिर डेंसनेस कैसी है। फिर उसमें 0 से 4 से शुरू होता है। 0 से 4 के लिए वेरी लूज, 4 से 10 के लिए लूज, 10 से 30 मीडियम, 30 से 50 डेंस और 50 से ज्यादा वेरी डेंस। तो ये टेबल आपको पता होना चाहिए, बहुत बार क्वेश्चन इससे डायरेक्ट आ जाता है। फिर जो सेटलमेंट का कर्व होता है क्ले के केस में, सैंड के केस में, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि फ्लेक्सिबल फाउंडेशन है, कैसी फाउंडेशन है, फ्लेक्सिबल।
फ्लेक्सिबल फाउंडेशन के केस में कले की फुटिंग है और भैया ऐसे लोड लगने लग रहा है इसके ऊपर, ठीक है। तो सेटलमेंट कैसी, मतलब कर्व किस टाइप का आएगा, सी से कले, सी से कले, और यहाँ पे उल्टा सी बनता है, यहाँ पे उल्टा सी बनेगा। बस आपको ये चीज याद रखनी है, बाकी चीजें आप इसकी उल्टी करके निकाल सकते हो। कले के अंदर फ्लेक्सिबल पेमेंट कैसा कर्व बनेगा, उल्टा सी बनेगा। और इसके अंदर सेटलमेंट क्या होती है, सबसे ज्यादा सेंटर पे सेटलमेंट होती है, किनारों पे सेटलमेंट इसकी कम होती है, और प्रेशर की इंटेंसिटी यूनिफॉर्म रहेगी। अगर रिजिड फुटिंग होगी तो इसका उल्टा कर दो, इसमें उल्टा सी था, इसमें भाई इस टाइप से सी बन जाएगा, ऐसे वाला सी बन गया इसमें। रिजिड फुटिंग है तो सेटलमेंट बिल्कुल सेम रहेगी, प्रेशर की इंटेंसिटी क्या किनारों पे ज्यादा रहेगी, अंदर कम रहेगी। तो ये वाली चीजें आप देख सकते हो एसएससी में, और भाई बाकी एग्जाम में इस वाले टॉपिक से काफी क्वेश्चन आए हैं। तो ये मैंने बता दिया, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, कंडीशन को रिवर्स कर करके आप इजीली इसको कर सकते हो। भाई क्ले के अंदर कैसा करो बनेगा, फ्लेक्सिबल फाउंडेशन क्ले के अंदर कैसा करो बताया मैंने, ऐसा करो बताया। अब क्ले के अंदर फ्लेक्सिबल में ऐसा है तो सैंड में कैसा बनेगा, सैंड में भाई इसका उल्टा ऐसा बन जाएगा। तो ऐसे रिवर्स कर करके कंडीशन को आप एक याद होनी चाहिए, बाकी सभी अपने आप निकाल लोगे। फिर आती है प्रोपोर्शनलिंग ऑफ फुटिंग। फुटिंग्स को हम प्रोपोर्शनिंग क्यों करते हैं या भाई क्या होती है। तो जो फुटिंग होती है, फुटिंग आर अरेंज सो दैट द सेंट्रोइड ऑफ द एरिया इन कांटेक्ट विद द सोइल लाई ऑन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द लोड। जो फुटिंग होती है ना, उसको इस तरीके से अरेंज करते हैं कि जो सेंट्रोइड होता है एरिया का वो कहाँ पे आएगा, जो लोड का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लोड है उसके सेंटर में आएगा, ठीक है। आपस में एक दूसरे के साथ मैच करेंगे वे। Putting course proportional to the weight that they will require to carry and to the bearing capacity of soil। तो फुटिंग को हम किस तरीके से प्रोपोर्शनल करते हैं, जितना उनको वजन, उनको वही उनके ऊपर वजन आएगा, और बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सोयल उसके हिसाब से हम उनको प्रोपोर्शनल करते हैं। और जो प्रोपोर्शनिंग होती है उसकी वजह से क्या होती है, इक्वल सेटलमेंट होती है फुटिंग की। प्रोपोर्शनिंग की वजह से जो फुटिंग की इक्वल सेटलमेंट होती है अलग अलग कॉलम के अंदर। भाई ढेर सारे कॉलम होते हैं ना, कोई कॉलम 10 mm सेटल हो गया, कोई 20, ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। तो सभी यूनिफॉर्म सेटल हो, उस वजह से हम क्या करना पड़ेगा, हमें प्रोपोर्शनिंग और फुटिंग करनी पड़ेगी। तो ठीक है दोस्तों, हमारी सोयल मैकेनिक्स भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब हम देखते हैं आरसीसी को। आरसीसी के अंदर सबसे पहले आता है क्रीप कोफिशिएंट। ये क्रीप कोफिशिएंट क्या होता है, क्रीप कोफिशिएंट होता है अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन डिवाइड बाय इलास्टिक स्ट्रेन एट द एज ऑफ लोडिंग। क्रीप कोफिशिएंट क्या होता है भाई, अल्टीमेट क्रीप डिवाइड बाय इलास्टिक स्ट्रेन एट द एज ऑफ लोडिंग। तो ये फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। अल्टीमेट वाला तो हो गया भाई एक साल के अंदर कितना आया मैक्सिमम से मैक्सिमम उसमें, और इलास्टिक वाला भाई स्टार्टिंग के कुछ दिनों में इलास्टिक वाला स्ट्रेन कितना आया, क्वेश्चन में आपको दे रखा होता है, वो आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा जो करीब कोफिशिएंट होता है उसको हम थीटा से डेनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू वैसे भी आपको पता होगी भाई हम कितनी लेते हैं। इसकी वैल्यू हम नॉर्मली कितनी लेते हैं, 7 days पे 2.2, फिर एक महीने पे 1.6, और 1 year पे हम कितनी लेते हैं 1.1। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, अगर भाई डायरेक्ट निकालना है तो आप निकाल सकते हो। फिर आता है रेन लोड, बारिश की वजह से कितना लोड पड़ेगा, 5.2 डी स्टैटिक प्लस डी हाइड्रोलिक। भाई स्टैटिक हेड प्लस हाइड्रोलिक हेड, आंसर किसी में आएगा पाउंड पर स्क्वायर इंच। भाई एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बस मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ, आप इसको याद कर सकते हो। फिर आती है बीम आउटसाइड ए वॉल अप टू द फ्लोर लेवल अबव इट इज कॉल्ड एज ए स्पैंड्रल बीम। भाई कोई बीम है दीवार के बाहर है, ठीक है, आउटर वाली वाल के पास बीम है, अप टू द फ्लोर लेवल अबव इट इज नोन एज द स्पैंड्रल बीम। तो ये आपको पता होना चाहिए, स्पैंड्रल बीम कौन सी होती है, बीम आउटसाइड ए वॉल अप टू द फ्लोर लेवल अबव इट इज कॉल्ड एज ए स्पैंड्रल बीम। रूफ के ऊपर लाइव लोड कितना लगेगा, 20 R1 R2 पाउंड पर स्क्वायर फीट, ठीक है। रूफ के ऊपर लाइव लोड कितना लगेगा, 20 R1 R2। R1 किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एरिया के ऊपर, और R2 किसके ऊपर डिपेंड करेगा, स्लोप के ऊपर। ये देख सकते हो R1 क्या रहेगा, 200 से कम का एरिया है तो 1, 200 फीट स्क्वायर से ज्यादा का तो 1.6, वरना 1.2 माइनस 0.001। और उसी तरीके से रूफ का स्लोप भाई 1, 0.6, या फिर 1.2 माइनस 0.05 एफ। भाई 4 इंच पर फुट से कम का स्लोप है, 12 से ज्यादा का स्लोप है, उस तरीके से ये कंडीशन इसमें लगती है। फिर आता है पार्टीशन लोड। पार्टीशन लोड टू बी कंसीडर्ड विदाउट पार्टीशन
इफ द लाइव लोड इज ग्रेटर देन 80 और स्मॉलर देन 80। अगर लाइव लोड 80 पाउंड पर स्क्वायर फीट से छोटा है तो हमें पार्टीशन लोड को कंसिडर करना पड़ेगा, पार्टीशन ना होते हुए भी। ठीक है भाई, इतना कम का लोड है तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा तो लेना ही पड़ेगा ना। फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ लाइव लोड रेफरेंस टाइम पीरियड इज 50 ईयर्स। वो लाइव लोड का रेफरेंस टाइम पीरियड कितना होता है? 50 साल का। डायगोनल टेंशन इन आरसीसी बीम इज मैक्सिमम एट द न्यूट्रल एक्सिस। आरसीसी बीम में डायगोनल टेंशन कहां पे ज्यादा होता है? न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर। फिर आती है डीप बीम्स। डीप बीम्स के अंदर क्या होता है? स्पैन बाय डेप्थ का रेशो क्या होता है डीप बीम्स के अंदर? अब हम कहा आ गए डीप बीम्स के ऊपर। डीप बीम्स के अंदर स्पैन बाय डेप्थ का रेशो 2 से कम होता है सिंपली सपोर्टेड में, 2.5 से कम होता है कंटिन्यूस बीम के अंदर। अगर किसी बीम में स्पैन बाय डेप्थ 2 से कम है तो उसको हम क्या बोलेंगे? डीप बीम। भाई बहुत डीप बीम है वो, डेप्थ उसकी काफी ज्यादा है। और डीप बीम के अंदर थ्योरी ऑफ बेंडिंग अप्लीकेबल नहीं होती। डीप बीम के अंदर थ्योरी ऑफ बेंडिंग इज नॉट अप्लीकेबल। थ्योरी ऑफ बेंडिंग इज नॉट अप्लीकेबल एज प्लेन सेक्शन नॉट रिमेन प्लेन बिफोर एंड आफ्टर द बेंडिंग। इसके अंदर प्लेन सेक्शन प्लेन नहीं रहता बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग के। और शियर डिफॉर्मेशंस आर मोर इंपोर्टेंट। इसके अंदर जो शियर की डिफॉर्मेशंस होती है वे ज्यादा इंपोर्टेंट होती हैं। डिजाइन दोनों के लिए करेंगे लेकिन इंपोर्टेंट क्या होती है? शियर वाली डिफॉर्मेशन। फिर आते हैं बेंट अप बार ऑल्सो रजिस्ट द नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट। बेंट अप बार किसको रजिस्ट करेंगे? नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट के। बेंट अप बार क्या होते हैं? भाई ये सरिया ऐसे जाने लगा था, आपने बेंट करके ऐसे मोड़ दिया तो ये हो गया बेंट अप बार, तो नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट को रजिस्ट करवाएगा। फिर आते हैं बियरिंग स्ट्रेस। बियरिंग स्ट्रेस एट बेंड इन द एलएसएम आर 1.5 टाइम मोर देन द डब्ल्यूएसएम। Bending moment coefficient and shear force coefficient can be used for continuous beam if the span does not differ to the longest span by 15%। जो बेंडिंग मोमेंट कोफिशिएंट होते हैं और शेयर फोर्स कोफिशिएंट हम यूज कर सकते हैं कंटिन्यूस बीम के अंदर अगर मैक्सिमम वाला स्पैन और छोटे वाला स्पैन में कितने 15% से ज्यादा का डिफरेंस ना हो। फिर आती है रिब्ड स्लैब। रिब्ड स्लैब के अंदर जो विड्थ ऑफ रिब होती है वो 65 mm से कम नहीं होनी चाहिए। ये रिब स्लैब कौन सी होती है? रिब स्लैब कुछ ऐसी होती है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ऐसी टी बीम जैसी समझ लो, ठीक है। रिब्ड स्लैब कैसी होगी? टी बीम जैसी। कुछ कुछ टी बीम जैसी दिखने लग रही है ना, तो ये रिब्ड स्लैब बोलते हैं इसको। इसको हम क्या बोलते हैं? रिब्ड स्लैब। जो वेब होता है, इस जो ये वाला हिस्सा है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोल देते हैं रिब। इसको हम रिब बोल देते हैं। तो रिब्ड स्लैब के केस में ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी क्वेश्चन इससे आते हैं। तो 65 mm से कम इसकी विड्थ ऑफ रिब नहीं होनी चाहिए। अगर हमने केवल एक सरिया यूज किया है, 2 बार यूज किए हैं, तो 80 से लेकर 100 mm के बीच में इसकी विड्थ हो सकती है। मैक्सिमम डायमीटर ऑफ बार जो हम यूज करेंगे वो कितना? 22 mm का। स्पेसिंग इसकी 1.5 मीटर से ज्यादा नहीं हो सकती। और जो डेप्थ है 4 टाइम विड्थ से ज्यादा नहीं हो सकती। थिकनेस ऑफ टॉपिंग ऑफ रिब्ड स्लैब 5 से 8 सेंटीमीटर के बीच में होती है। तो ये सारे अलग अलग क्वेश्चन है, 6-7 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो सारे मैंने एक सतह से लिख रखे हैं। तो ये काफी क्वेश्चन आते हैं रिब्ड स्लैब से भी। भाई एक सरिया तो 65 mm, 2 सरिया है तो 80 से 100 mm, और 22 mm से बड़ा सरिया यूज नहीं करेंगे। 2 रिब के बीच की स्पेसिंग 1.5 मीटर से ज्यादा नहीं होगी। डेप्थ हमारी 4 टाइम विड्थ से ज्यादा नहीं हो सकती। और जो स्लैब की थिकनेस है वो 5 से 8, यानी कि जो टॉपिंग हो गई उसकी। अगली स्टेटमेंट, फ्रॉम द लिमिटिंग डिफ्लेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू यूज ऑफ हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार इन द बीम रिजल्ट इन द इंक्रीज ऑफ डेप्थ। भाई आप हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार का यूज करोगे तो उससे क्या होगी? इंक्रीज हमारी डेप्थ हो जाएगी, डेप्थ हमारी इंक्रीज हो जाएगी। अब इसको आप वैसे मत समझना भाई, मतलब वैसे तो लैंग्वेजेस की थोड़ी सी कंफ्यूजिंग टाइप की है, एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। उन्होंने क्या रखा है भाई? हाई यील्ड स्ट्रेंथ का सरिया लेंगे तो डेप्थ हमारी कम होगी या ज्यादा होगी? तो डेप्थ हमारी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? भाई सरिया आपने मजबूत ले लिया, तो भाई मजबूत सरिया जो होता है चौआईएसडी, वो भाई ऐसी जगह तो यूज करो ये बड़ी बिल्डिंग के अंदर, और बड़ी बिल्डिंग है तो उसके अंदर डेप्थ हमारी इंक्रीज करनी पड़ती है। तो उस तरीके से समझ सकते हो इस वाली स्टेटमेंट को। फिर आती है टी बीम्स। टी बीम्स के अंदर जो मेन रीइंफोर्समेंट होती है स्लैब की, वो बीम के पैरेलल होती है। टी बीम्स के अंदर मेन रीइंफोर्समेंट आपकी स्लैब के पैरेलल रहेगी। और कम से कम हम कितने रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे? कम से कम 60% ऑफ मेन रीइंफोर्समेंट तो हम प्रोवाइड करेंगे। जो स्लैब के अंदर बिल्कुल बीच में रीइंफोर्समेंट है ना, यानी सबसे ज्यादा सरिया जहां आपने लगाया हुआ है,
उसका 60% तो कम से कम आप टी बीम में सरिया प्रोवाइड करोगे ही करोगे। फिर आता है बाय ओवर रीइंफोर्समेंट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैन बी इंक्रीज नॉट मोर देन 25%। भाई किसी बीम का जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो ज्यादा से ज्यादा आप कितने से इंक्रीज कर सकते हो? 25% से। ये थोड़ी ना भाई आप सरिया ज्यादा लगाते रहो सरिया ज्यादा और भाई मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इंक्रीज करते रहोगे। ऐसा नहीं होता, मैक्सिमम आप कितना इंक्रीज कर सकते हो? 25%। नेक्स्ट स्टेटमेंट, 2 आवर फायर एक्सपोजर, भाई 2 घंटे की आग है तो उसके लिए बीम की विड्थ आपको कितनी रखनी पड़ेगी? 200 mm। और स्लैब की जो विड्थ है वो 125 mm, यानी रिब की विड्थ 125 mm और बीम की विड्थ 200 mm। फिर आता है कंटिन्यूअस फ्लोर स्लैब सपोर्टेड ऑन द बीम, रेशियो ऑफ एंड स्पैन टू द इंटरमीडिएट स्पैन लेंथ इज इक्वल टू 23d डिवाइड बाय 26d इज इक्वल टू 0.9। जो कंटिन्यूअस फ्लोर होता है उसकी जो बीम होती है, इंटरमीडिएट स्पैन वो एंड स्पैन डिवाइड बाय इंटरमीडिएट स्पैन के बीच का रेशियो कितना होगा? तो जो एंड वाला स्पैन होता है उसकी लेंथ होगी 23d और कंटिन्यूअस वाला जो स्पैन है उसकी लेंथ होगी 26d, तो इनका रेशियो किसके इक्वल होगा? 0.9। इफेक्टिव विड्थ ऑफ ए कॉलम स्ट्रिप ऑफ ए फ्लैट स्लैब, फ्लैट स्लैब का जो कॉलम स्ट्रिप होता है उसकी इफेक्टिव विड्थ कितनी होती है? 0.5 एल, एल बाई अपॉन एल एक्स। भाई जो लॉन्ग वाली स्पैन है डिवाइड बाय शॉर्ट वाली स्पैन है किसी स्लैब की, उसका रेशियो दे रखे आपको आर के इक्वल है, 2 वे स्लैब है। कॉर्नर हेल्ड डाउन, इसका मतलब क्या है भाई? पूरी की पूरी स्लैब और जो कॉलम है और बीम है आपने इकट्ठी बनाई है, स्लैब उसके स्लैब के जो किनारे होते हैं वे ऊपर की तरफ उठ नहीं सकते। तो बेंडिंग मूवमेंट का जो रिडक्शन है वो कितना आएगा? 5/6 आर स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आर की पावर 4। कितना रिडक्शन आएगा? 5/6 आर स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस आर की पावर 4 इंटू बेंडिंग मूवमेंट। ये रिडक्शन का कोफिशियंट है, ये आपको पता होना चाहिए, 5/6 आर स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आर की पावर 4। फिर है स्लैब सिंपली सपोर्टेड ऑन एज एंड कैन बी लिफ्टेड। भाई एक तो होती है ऐसी स्लैब जो आपने बीम और कॉलम के साथ बनाई है तो वाले स्लैब के किनारे ऊपर तो उठ नहीं सकते। एक स्लैब ऐसी होती है सिंपली सपोर्टेड, आपने बीच में लोड लगाया तो किनारे उसके मुड़ के ऊपर की तरफ उठ जाएंगे। तो उसी टाइप की स्लैब, उसमें मोमेंट रिडक्शन कोफिशिएंट कितना रहेगा? आर की पावर 4 डिवाइड बाय 1 प्लस आर की पावर 4 इंटू जो भी बेंडिंग मूवमेंट है। तो ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर आए हैं तो आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। फिर आती है स्लैब स्पैन इन द टू डायरेक्शन विद द कॉर्नर हेल्ड डाउन आर हैविंग द मिडल स्ट्रिप। तो भाई ऐसी स्लैब जो केवल 2 डायरेक्शन में है और उसके कॉर्नर हमने हेल्ड डाउन किए हुए हैं तो उसकी मिडल स्ट्रिप की इफेक्टिव विड्थ कितनी होगी? 3/4 ऑफ द विड्थ ऑफ द स्लैब। फिर आता है डिजाइन ऑफ 2 वे स्लैब simply supported on the edge and no provision to prevent the corner to lift off is made by the Rankine Grashof method। ऐसी स्लैब है जिसके कॉर्नर ऊपर की तरफ उठ सकते हैं तो उसको हम कौन से मेथड से बनाएंगे? रैंकाइन ग्रासहोफ मेथड से। स्लैब एंड कॉर्नर हेल्ड डाउन, भाई ऐसी स्लैब है जिसके कॉर्नर हेल्ड डाउन यानी कि कॉलम के साथ बनाई हुई ऊपर की तरफ नहीं उठ सकते कॉर्नर, उसको हम कौन से मेथड से बनाएंगे? पिंजन मेथड, मार्कस मेथड या फिर आईएस कोड मेथड की हेल्प से। फिर आता है एनलार्ज हेड ऑफ द सपोर्टिंग कॉलम, भाई कॉलम ऊपर जाके उसका साइज इंक्रीज हो जाता है, एनलार्ज हेड ऑफ द सपोर्टिंग कॉलम, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम कैपिटल बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। फिर आता है क्रिटिकल सेक्शन फॉर शियर विल बी एट डिस्टेंस d/2 फ्रॉम द कॉलम कैपिटल या फिर ड्रॉप पैनल। शियर के लिए क्रिटिकल सेक्शन कहाँ पे होएगा? जो कैपिटल है उससे d/2 डिस्टेंस के ऊपर। नॉर्मली तो हम पढ़ते हैं भाई d डिस्टेंस के ऊपर है, लेकिन कैपिटल के केस में d/2 फ्रॉम दी वो कॉलम के जो वो है कैपिटल से। फिर आता है डायमीटर ऑफ द कॉलम हेड, जो कॉलम हेड का डायमीटर होता है या फिर जिसको हम कैपिटल बोलने लग रहे हैं उसका डायमीटर हम कितना लेते हैं? स्पैन लेंथ का 1/4 यानी कि 0.25 टाइम दी स्पैन लेंथ। फिर आती है सर्कुलर स्लैब, सर्कुलर स्लैब है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है तो मैक्सिमम नेगेटिव टू मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट का रेशियो कितना होता है? 2। इसके अंदर पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट होता है WR²/16 जो कि सेंटर पे होता है और नेगेटिव मूवमेंट कहाँ पे होता है? 2 टाइम WR²/16 जो कि इसके किनारों पे एज के ऊपर होता है। सर्कुलर स्लैब कैरिंग द एक्सटर्नल लोड, भाई सर्कुलर स्लैब के ऊपर एक्सटर्नल लोड पड़ेगा तो कौन सी शेप में डिफ्लेक्ट हो जाएगी? पैराबोलॉइड शेप के अंदर डिफ्लेक्ट हो जाएगी। इफ W इज द लोड ऑन द सर्कुलर स्लैब मैक्सिमम रेडियल मूवमेंट एट द सेंटर इज,
ऊपर तो हम पढ़ने लग रहे थे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के बारे में। अगर पॉइंट लोड लगने लग रहा है सर्कुलर स्लैब के ऊपर, तो मैक्सिमम रेडियल मूवमेंट कितना होता है उसके अंदर, 3 WR² बाई 16। फिर आता है रिब्ड स्लैब। रिब्ड स्लैब के अंदर जो हम एग्रीगेट यूज करते हैं उनका साइज कितना होता है, उनका साइज होता है 10 mm। फिर आती है फ्लैट स्लैब। जो फ्लैट स्लैब की मिनिमम थिकनेस होती है, फ्लैट स्लैब आप समझ गए होगी कौन सी होती है, जोन सी हमने कॉलम के साथ क्या लोया बीम के साथ इकट्ठी कास्ट करके बनाई है, जिसके किनारे ऊपर की तरफ नहीं उठ सकते। उसकी मिनिमम थिकनेस कितनी होती है, 12.5 सेंटीमीटर। उसके अंदर आपने ड्रॉप प्रोवाइड किया हुआ है, तो हम कितनी लेंगे, L/32। अगर बिना ड्रॉप की है तो L/36। ये ड्रॉप क्या होता है भाई, आपकी स्लैब है ऐसे, यहाँ बीच जहां पे कॉलम वहां से आपने ऐसे कर दिए, ठीक है, जहां से एक कॉलम है, तो इस वाले जो हिस्सा है, बड़ा सा हिस्सा बीच में दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ड्रॉप, इसको हम ड्रॉप बोलते हैं। अगर आपने ड्रॉप प्रोवाइड कर रखा है तो L/32, ड्रॉप प्रोवाइड नहीं किया तो L/36। फिर आता है वन वे कंटिन्यूअस स्लैब। इन वन वे कंटिन्यूअस स्लैब मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट विल एट द सपोर्ट नेक्स्ट टू द एंड सपोर्ट। जो एंड वाला सपोर्ट है उससे अगले सपोर्ट के ऊपर मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट होता है, किसके अंदर, वन वे कंटिन्यूअस स्लैब के केस में। फिर आता है ट्विस्टिंग मूवमेंट डेवलप इन एडिशन टू द बेंडिंग मूवमेंट इन केस ऑफ द टू वे स्लैब। जो टू वे स्लैब होती है उसके अंदर बेंडिंग मूवमेंट भी आएगा, ट्विस्टिंग मूवमेंट भी आएगा, एक्सेप्ट व्हेन द एलिमेंट इज ओरिएंटेड अलोंग द प्रिंसिपल कर्वेचर। केवल एक केस में नहीं आएगा, जब जो एलिमेंट है प्रिंसिपल कर्वेचर के अलोंग ओरिएंटेड हो। तो ये वाला भी क्वेश्चन पेपर में बनता है। इन फुटिंग इफ द शियर स्ट्रेस इज ग्रेटर देन 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर यूज 12 लेग स्टीरअप्स। अगर 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज्यादा का शियर स्ट्रेस है तो हम 12 लेग स्टीरअप्स को यूज करेंगे, अदरवाइज हम 8 लेग स्टीरअप्स को यूज करेंगे। फिर आता है एज पर IS 456 LSM डिजाइन परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस शैल बी टेकन है 0.45 FCK। LSM जो डिजाइन होता है परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस हम कितनी लेते हैं, 0.45 FCK। और WSM में कितनी लेंगे, 0.25 FCK। तो ये वाला क्वेश्चन भी याद करने वाला है। LSM डिजाइन के अंदर परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस हम कितनी लेते हैं, 0.45 FCK। और WSM में हम कितनी ले लेंगे, 0.25 FCK। फिर आता है सिग्मा CBR, ये किससे कम होना चाहिए, 0.45 FCK रूट ऑफ A1/A2। यानी कि कंक्रीट के अंदर बियरिंग स्ट्रेस किससे कम होना चाहिए, 0.45 FCK मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ A1/A2। A1 क्या है, जो बियरिंग है उसका एरिया, A2 क्या है, कॉलम बेस का एरिया। बियरिंग क्या होती है भाई, कॉलम होता है, कॉलम के ऊपर काफी लोड आने लग रहा है भाई, वो तो जमीन को चीर के अंदर चला जाएगा, तो हम बेस प्लेट यूज कर लेते हैं। तो एक तो बियरिंग का एरिया जो आपने बेस प्लेट यूज करी है, और एक कॉलम का एरिया। और ये याद रखना, परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस इन कॉलम 0.45 FCK। ये याद नहीं रहता तो कुछ टर्म ऐसी होती हैं जो बच्चे भूल जाते हैं, तो इसी वजह से मैंने भी इसको अलग से लिखा हुआ था। फिर आता है सिंगल स्टोरी हाइट, एक मंजिला का घर है जिसकी जो लेंथ है और हाइट है इक्वल है, तो उसकी जो स्ट्रेंथ हम 10% से इंक्रीज कर देते हैं। फिर आता है लॉस ऑफ प्री-स्ट्रेस ड्यू टू श्रिंकेज इज ए फंक्शन ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील एंड श्रिंकेज ऑफ द कंक्रीट। प्री स्ट्रेस का लॉस किसके प्रोपोर्शनल होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, यानी कि स्टील की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, और कंक्रीट की श्रिंकेज के ऊपर डिपेंड करेगा। तो नेक्स्ट चैप्टर अब हमारा आ जाता है हाइड्रोलिक्स, यानी कि फ्लूइड मैकेनिक्स कह लो इसको आप। तो न्यूटोनियन फ्लूइड कौन सा होता है, जो भी नॉर्मल फ्लूइड हम देखते हैं वे सारे न्यूटोनियन फ्लूइड है। एयर, वाटर, केरोसिन, डीजल, मरकरी, ये सभी क्या है, न्यूटोनियन फ्लूइड। भाई जो भी हम सारे पढ़ते हैं वे न्यूटोनियन फ्लूइड है। फिर आ जाता है डायलेटेंट। डायलेटेंट क्या होता है, सॉल्यूशन विद द सस्पेंडेड स्टार्च और शुगर इन दी वाटर। भाई ऐसा सॉल्यूशन, भाई पानी के अंदर आपने स्टार्च ऐड कर दिया या शुगर ऐड कर दी। एग्जांपल क्या होएगा भाई, नींबू पानी हो गया, नींबू पानी में पानी के अंदर आप भाई चीनी वगैरह डाल देते हो, तो वो हमारा क्या हो गया, डायलेटेंट हो गया। फिर आता है सूडो प्लास्टिक। सूडो प्लास्टिक में क्या आते हैं, पेंट हो गया, ब्लड, मिल्क, जेलेटिन, पेपर पल्प, ये क्या है, सूडो प्लास्टिक। फिर आता है बिंगम प्लास्टिक। बिंगम प्लास्टिक के क्या क्या एग्जांपल है, टूथपेस्ट, सीवेज स्लज, ड्रिलिंग मड, ये सब है। बिंगम प्लास्टिक क्या होता है, न्यूटोनियन फ्लूइड का ये एक एग्जांपल होता है बिंगम प्लास्टिक भी।
एग्जाम्पल क्या, टूथपेस्ट हो गया, सीवेज स्लज और ड्रिलिंग मड। फिर आते हैं रियोपैक्टिक। रियोपैक्टिक का क्या एग्जाम्पल है, जिप्सम का पेस्ट और लुब्रिकेंट। रियोपैक्टिक के क्या एग्जाम्पल है, जिप्सम पेंट एंड लुब्रिकेंट। ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। फिर आ जाता है डिफरेंशियल हेड। डिफरेंशियल हेड का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो एच डैश हमारा किसके इक्वल होगा, एच डैश इज इक्वल टू एच रो टू बाई रो वन माइनस वन। इसका मतलब क्या है भाई, कोई पाइप है उसके अंदर से पानी फ्लो करने लग रहा है, आपने मरकरी का भाई डिफरेंशियल मैनोमीटर लगा दिया, तो मरकरी की हाइट का डिफरेंस आया 1 मीटर। अगर आपको वो 1 मीटर पानी के टर्म में लिखना हो, पानी के टर्म में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, एच रो टू डिवाइड बाई रो वन माइनस वन। तो ये फॉर्मूला याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, फ्लूइड मैकेनिक्स में काफी यूज आता है। फिर आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद राइज इन अल्टीट्यूड डिक्रीज फर्स्ट स्लोली देन स्टीपली। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे पहले तो धीरे धीरे कम होएगा, फिर अचानक से काफी कम हो जाता है। फ्लो एट ए कांस्टेंट रेट थ्रू ए टेपर्ड पाइप। टेपर्ड पाइप के थ्रू जो फ्लो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। फिर आता है फ्लो नेट कैन नॉट बी ड्रॉन फॉर ए रीजन क्लोज टू दी बाउंड्री। जो फ्लो नेट होता है भाई, इक्विपोटेंशियल लाइन और जो फ्लो लाइंस होती है वो हम बनाते हैं, फ्लो नेट बोलते हैं उसको। तो वो हम कहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकते, ऐसा रीजन जो बाउंड्री के बिल्कुल पास है, जहां पे विस्कोसिटी का इफेक्ट आ जाता है, या फिर जो हमारा फ्लो होता है वो ग्रेविटी की वजह से होने लग रहा है, जैसे कि ओपन चैनल फ्लो हो गया, या फिर कोई सॉलिड बाउंड्री के पास से भाई फ्लो गया है, तो उसको हम क्या वहां पे फ्लो नेट हम ड्रॉ नहीं कर सकते। फिर आता है कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ए शार्प क्रस्ट वियर। शार्प क्रस्ट वियर के लिए कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता है 0.611। एडी विस्कोसिटी इंक्रीज टूवर्ड द सेंटर एंड जीरो एट द वॉल्स। जो एडी विस्कोसिटी होती है, जो किनारे होते हैं वहां पे जीरो होगी, सेंटर में मैक्सिमम होगी। और जो नॉर्मल वाली विस्कोसिटी जो हम पढ़ते हैं वो क्या होती है, वो सेंटर पे वो सेंटर पे मिनिमम होती है और किनारों पे मैक्सिमम होती है। एडी तो पता होगी ना आपको भाई, पानी में टर्बुलेंट होती है तब ये वाली विस्कोसिटी पैदा होती है, और सेंटर के अंदर टर्बुलेंट ज्यादा होती है, वेलोसिटी ज्यादा होती है, तो एडी विस्कोसिटी सेंटर पे ज्यादा रहेगी। फिर आता है फ्रिक्शन फैक्टर। ये फ्रिक्शन फैक्टर की जितनी भी वैल्यू है ये आपको पता होनी चाहिए। लेमिनार फ्लो के लिए 64 अपॉन रेनॉल्ड्स नंबर, टर्बुलेंट के लिए कितनी रहेगी 0.316 अपॉन रेनॉल्ड्स नंबर की पावर 1/4। अगर भाई वैसा है, रेनॉल्ड्स नंबर 10 की पावर 5 से लेके 4 करोड़ तक है, तो 0.0032 प्लस 0.221 अपॉन आर की पावर 0.237, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आता है रफ पाइप के अंदर, भाई ऐसी रफ पाइप है उसके अंदर क्या रहेगा, तो 1/√f इज इक्वल टू 2 log 10 r/k प्लस 1.74 के। इसके अंदर क्या, रफनेस की हाइट। फिर आता है टर्बुलेंट वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। टर्बुलेंट फ्लो के अंदर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एक तो ये वाला है, u इज इक्वल टू यू मैक्सिमम, u मैक्सिमम प्लस 2.5 u स्टार log e y बाई आर। और एक ये वाला है, u माइनस यू मैक्सिमम अपॉन यू स्टार इज इक्वल टू 5.75 log 10 y बाई आर प्लस 3.75। कोई भी एक याद कर लेना, दोनों सेम से ही है, इतना पता होना चाहिए। टर्बुलेंट फ्लो के अंदर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होएगा, लोगैरिथम होएगा। कैसा होएगा, लोगैरिथम होएगा। फिर आता है सेपरेशन ऑफ फ्लो। सेपरेशन ऑफ फ्लो कब होता है भाई, कोई लिक्विड है सॉलिड बाउंड्री के पास से जाने लग रहा है तो सेपरेट हो जाता है, यानी बाउंड्री को छोड़ देता है। कब छोड़ देता है, जब वेलोसिटी ग्रेडियंट जीरो से कम हो जाए और प्रेशर ग्रेडियंट जीरो से ज्यादा हो जाए। तो और क्या होता है, लार्ज टर्बुलेंट एडी फॉर्म होती है, ढेर सारी एडीज फॉर्म होंगी डाउन स्ट्रीम ऑफ द पॉइंट ऑफ सेपरेशन। और उस वाले रीजन को हम क्या बोलते हैं, टर्बुलेंट वेग। उस वाले रीजन को क्या बोलते हैं जहां पे ढेर सारी एडीज फॉर्म होती हैं, टर्बुलेंट वेग। पॉइंट ऑफ सेपरेशन के बाद ये हमें देखने को मिलती है। बल्क बॉडी क्या होती है, बल्क बॉडी होती है परपेंडिकुलर टू स्ट्रीम लाइन। भाई पानी ऐसे सीधा फ्लो करने लग रहा था ऐसे, यहाँ आपने कोई प्लेट हटा दी तो ये क्या, बल्क बॉडी, ये क्या बल्क बॉडी। और स्ट्रीम लाइन इससे टकरा के ऐसे जाएंगी, जो पानी की लहरें हैं ऐसे टकरा के ऐसे जाएंगी, तो यहाँ पे क्या होती है, एडी फॉर्म हो जाती है, यहाँ पे एडीज फॉर्म होंगी। यहाँ पे क्या, एड यानी भंवरे टाइप से फॉर्म होंगे यहाँ पे। तो वही चीज लिखी हुई है, पॉइंट ऑफ सेपरेशन होता है रीजन को टर्बुलेंट वेग कहते हैं, बल्क बॉडी स्ट्रीम लाइन के परपेंडिकुलर होती है। ड्रैग कोफिशिएंट की वैल्यू पता होना चाहिए। ड्रैग कोफिशिएंट अगर रेनॉल्ड्स नंबर 0.5 से कम है तो हम कितना लेते हैं, 24 अपॉन रेनॉल्ड्स नंबर।
उससे ज्यादा है तो कितना लेंगे 24 अपॉन रेनॉल्ड्स नंबर प्लस 3 अपॉन रेनॉल्ड्स नंबर का रूट प्लस 0.34। हाइट ऑफ हाइड्रोलिक जंप किसके इक्वल होती है? तो हाइट ऑफ हाइड्रोलिक जंप होती है डिफरेंस इन दी कंजुगेट डेप्थ। हाइट ऑफ हाइड्रोलिक जंप इज इक्वल टू डिफरेंस इन कंजुगेट डेप्थ। ग्रेजुअली वेरिड फ्लो कौन सा होता है? स्टेडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। ग्रेजुअली वेरिड फ्लो को हम क्या बोलते हैं? स्टेडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। हाइड्रोलिक जंप की हाइट डिफरेंस इन कंजुगेट डेप्थ। स्टेप्स मेथड के अंदर जो कैलकुलेशन होती हैं, अपस्ट्रीम के अंदर हम प्रोसीड करेंगे सब क्रिटिकल फ्लो के अंदर, और सुपर क्रिटिकल फ्लो के अंदर हम डाउन स्ट्रीम प्रोसीड करेंगे ताकि एरर हमारी कम से कम आए। ये हाइड्रोलिक जंप वाला में से क्वेश्चन है भाई। स्टेप मेथड के अंदर हम नीचे की तरफ जाएंगे सुपर क्रिटिकल में, और सब क्रिटिकल में ऊपर की तरफ। स्पेसिफिक एनर्जी एच प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? एच प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2g एच स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अगर स्पेसिफिक एनर्जी सेम होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? अल्टरनेट डेप्थ। अगर स्पेसिफिक फोर्स सेम होती है तो उसको हम बोलते हैं कंजुगेट डेप्थ। उसके अलावा स्पेसिफिक स्पीड ऑफ पंप क्या होती है? तो स्पीड ऑफ ए यूनिट सच दैट इट डिस्चार्ज द यूनिट डिस्चार्ज एट ए यूनिट हेड। स्पेसिफिक स्पीड क्या होती है भाई? ऐसी स्पीड पंप की कि भाई 1 मीटर के ऊपर सेकंड यूनिट डिस्चार्ज प्रोड्यूस करे यूनिट हेड के ऊपर। फॉर्मूला क्या होता है? एन रूट क्यू अपॉन एच की पावर 3/4। मैक्सिमम नंबर ऑफ जेट इन इम्पल्स टर्बाइन। इम्पल्स टर्बाइन में मैक्सिमम जेट कितने हो सकते हैं? 6 हो सकते हैं। कैपलन के अंदर 4 से लेके 8 ब्लेड होते हैं। स्पीड रेशो क्या होता है? यू बाई वी। ये काफी इंपॉर्टेंट है। स्पीड रेशो क्या होता है? यू बाई वी। यू क्या है भाई? पेल्टन व्हील की वेलोसिटी कितनी है? यू क्या है? पेल्टन व्हील की। वी क्या है? यानी कि कैपिटल वी क्या है भाई? जो पानी टकराने लग रहा है उसके ब्लेड से, वेलोसिटी ऑफ जेट फ्रॉम द नोजल। और वेलोसिटी ऑफ जेट ऑफ नोजल, पानी की स्पीड कितनी होगी? रूट ऑफ 2gh। रूट ऑफ 2gh मल्टीप्लाई बाय जो भी कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी होगा। तो स्पीड रेशो आपको पता होना चाहिए। पेल्टन के अंदर 0.43 से 48 लेते हैं। फ्रांसिस के अंदर 0.6 से 0.9। कैपलन के अंदर 1.4 से लेके 2 लेते हैं। एंगल ऑफ टेपर इन अ ड्राफ्ट ट्यूब। ड्राफ्ट ट्यूब के अंदर एंगल ऑफ टेपर कितना रहता है? 8 डिग्री से कम रहता है। स्पेसिफिक स्पीड क्या होती है भाई? ऐसी स्पीड जब हमें यूनिट हॉर्स पावर एनर्जी मिले यूनिट हेड के ऊपर। फॉर्मूला पता होना चाहिए, एन रूट पी अपॉन एच की पावर 5/4। रनवे स्पीड ऑफ टर्बाइन क्या होती है भाई? नो लोड कंडीशन के ऊपर टर्बाइन की जो स्पीड होती है उसको हम क्या बोलेंगे? रनवे स्पीड। रनवे स्पीड यानी कि कोई भी लोड नहीं होगा, यानी मैक्सिमम स्पीड जो हो सकती है टर्बाइन की। फोरवे क्या होता है? तो पावर चैनल और पेन स्टॉक के जंक्शन होता है, वहां पे फोरवे होता है। जो डैम होता है ना, डैम, डैम के अंदर होता है ये पावर चैनल और पेन स्टॉक। इसके बीच में क्या आएगा? फोरवे आएगा। फ्लो रेशो क्या होता है? तो फ्लो रेशो का फॉर्मूला होता है वी अपॉन रूट ऑफ 2gh। वी क्या है भाई? इनलेट के ऊपर कितनी वेलोसिटी है? रूट ऑफ 2gh। तो ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फ्लो रेशो क्या होता है भाई? इनलेट के ऊपर कितनी वेलोसिटी है डिवाइड बाय रूट 2gh। तो जो फ्लूइड मैकेनिक्स है और ओपन चैनल फ्लो हमारा खत्म हो चुका है। अब आते हैं हाइड्रोलॉजी और इरिगेशन के ऊपर। बाय खोसला मेथड लॉस बाय ऑपरेशन इज इक्वल टू 0.48 टेम्परेचर मीन। और आंसर हमारा किसके अंदर है? सेंटीमीटर के अंदर। लॉस बाय ऑपरेशन किसके इक्वल होगा? 0.48 मीन टेम्परेचर। और आंसर किसमें? सेंटीमीटर के अंदर। साइमन रेन गेज डायामीटर होता है 12.7 सेंटीमीटर, हाइट होती है 30.5 सेंटीमीटर। थीसन पॉलीगन मेथड होता है, इसके अंदर जो रेन गेज स्टेशन होता है कैचमेंट के बाहर रखा हुआ उसको भी हम कंसिडर करते हैं। थीसन पॉलीगन के अंदर जो रेन गेज बाहर रखा होता है कैचमेंट के, उसको भी हम कैलकुलेशन में लेते हैं। हाइटोग्राफ क्या होता है? इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल वर्सेस टाइम का ग्राफ होता है हाइटोग्राफ। और हाइटोग्राफ का जो एरिया होता है वो हमें क्या बताएगा? टोटल बारिश कितनी हुई है। एरियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रेन स्टॉर्म आर रिप्रेजेंटेड बाय द डीएडी कर्व। एरियल कैरेक्टरिस्टिक जो होता है रेन स्टॉर्म का, वो हमें कैसे पता चलेगा? डीएडी कर्व की हेल्प से। किसकी हेल्प से? डीएडी कर्व की हेल्प से। डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व। एरियल कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है भाई 10 किलोमीटर के एरिया में 10 सेंटीमीटर की बारिश 5 घंटे के लिए हुई है, उस टाइप से। तो डीएडी कर्व। रन ऑफ निकालने के लिए रैशनल मेथड क्या होता है? 1/36 के आई ए। 1/36 के आई ए। एरिया हेक्टेयर में है, के हमारा भाई वो है कोफिशियंट है, कोफिशियंट ऑफ रन ऑफ। आई हमारी बारिश है सेंटीमीटर पर आवर के अंदर। बारिश किसके अंदर है? सेंटीमीटर पर आवर के अंदर है।
तो ये फॉर्मूला आपको भी याद होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। किरपिच इक्वेशन की हेल्प से हम टाइम ऑफ कंसंट्रेशन निकालते हैं। यह फॉर्मूला क्या होता है, 0.01947 एल की पावर 0.77 एस की पावर माइनस 0.385, एल की पावर 0.77 एस की पावर माइनस 0.385। रेनफॉल की इंटेंसिटी कितनी होती है, 760 अपॉन टी प्लस 10, अगर टाइम 5 से 20 मिनट के बीच में है। और ये हमें किसने बताया था, फॉर्मूला बाय द ब्रिटिश मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। ब्रिटिश मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अनुसार इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल कितनी होती है, 760 अपॉन टी प्लस 10 अगर 5 से 20 मिनट की बारिश है, अदरवाइज 1020 डिवाइड बाय टी प्लस 10। आइसोक्रोन्स क्या होते हैं, आइसोक्रोन होते हैं कर्व ऑफ द इक्वल टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। आइसोक्रोन क्या होते हैं, कर्व ऑफ इक्वल टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। और ये हमें क्या बताता है, वेरिएशन ऑफ पोर वाटर प्रेशर अलोंग द डेप्थ ऑफ द सोइल सैंपल। ये हमें और क्या बताता है, वेरिएशन ऑफ द पोर वाटर प्रेशर अलोंग द डेप्थ ऑफ द सोइल सैंपल। और लीनियर रिजर्वोयर स्टोरेज वेरी लीनियरली विद द आउटफ्लो डिस्चार्ज। जो लीनियर रिजर्वोयर होता है उसकी स्टोरेज किसके लीनियरली वेरी करती है, आउटफ्लो डिस्चार्ज की। भाई जितना ज्यादा पानी बाहर निकलेगा, आउटफ्लो डिस्चार्ज ज्यादा होगा, तो स्टोरेज उसकी बढ़ती चली जाएगी, तो वो लीनियर रिजर्वोयर होता है। इंग्लिश फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इंग्लिश फॉर्मूला से हम पीक डिस्चार्ज यानी कि मैक्सिमम कितना नदी के अंदर पानी जाएगा वो निकाल लेंगे। किसके लिए, फैन शेप कैचमेंट इन दी ओल्ड बॉम्बे स्टेट, इंग्लिश फॉर्मूला। और फॉर्मूला क्या होता है, 124a डिवाइड बाय रूट ऑफ a प्लस 10.4। ए हम एरिया लेते हैं किलोमीटर स्क्वायर के अंदर, 124a डिवाइड बाय रूट ऑफ 10.4 प्लस a। डिकन्स फॉर्मूला हम कहाँ के लिए यूज करते हैं, नॉर्थर्न स्टेट के लिए। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज a की पावर 3/4, एरिया इसमें किस में आएगा, किलोमीटर स्क्वायर के अंदर आएगा। रायंस फॉर्मूला हम यूज करते हैं तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के लिए। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज एरिया की पावर 2/3। उसके अलावा क्ले क्या होती है, क्ले एक्विक्लूड होती है। एक्विटार्ड क्या होती है, सैंडी क्ले, सैंडी क्ले होती है एक्विटार्ड। एक्विटार्ड यानी कि रिटार्ड करेगी, पानी देगी तो ये लेकिन कम पानी देगी, रिटार्ड करेगी। क्ले क्या होती है, एक्विक्लूड, पानी होता है लेकिन दे नहीं पाती है। फिर आती है रिक्लेमेशन ऑफ द अल्कलाइन सोयल। अल्कलाइन सोयल को ठीक करने के लिए, रिक्लेम करने के लिए हम क्या करेंगे, जिप्सम डालेंगे और लीचिंग करेंगे। नंबर ऑफ हेक्टेयर इरिगेबल पर क्यूसेक ऑफ द कैनाल कैपेसिटी एट इट्स हेड इज नोन एज द फुल सप्लाई कोफिशिएंट। जो ड्यूटी होती है कनाल के हेड पे, उसको हम क्या बोल लेंगे, फुल सप्लाई कोफिशिएंट। भाई कितना हेक्टेयर इरिगेट कर सकती है पर क्यूसेक पानी के, यानी कि ड्यूटी हो गई ना, हेड के ऊपर क्या बोलेंगे, फुल सप्लाई कोफिशिएंट। बर्म क्या होती है, बर्म इज ए नैरो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ऑफ लैंड लेफ्ट एट द ग्राउंड लेवल बिटवीन द टो ऑफ बैंक एंड टॉप एज ऑफ कटिंग। जो कटिंग होती है उसका टॉप एज और टो ऑफ द बैंक के बीच में जो जमीन का टुकड़ा होता है उसको हम बर्न बोलते हैं। भाई बैंक यानी कि किनारा, ये किनारा है, इस किनारा का टो कौन सा होगा, इस किनारे का टो होता है भाई पैर का टो, यानी कि ये वाला हिस्सा। और कटिंग का टॉप वाला हिस्सा, ये आपने नदी बना दी जमीन को खोद के, तो इसका टॉप वाला हिस्सा कौन सा होगा, इसका टॉप वाला हिस्सा ये। तो इनके बीच में जो जमीन आपको दिखने लग रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बर्म बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बर्म बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, बर्म बोलते हैं। फिर आते हैं रिवर हेडवर्क। अच्छा, सबसे पहले नदी के अंदर क्या आएगा, पहले नदी आएगी, फिर आएंगे हेडवर्क। भाई नदी के पर आपने हेडवर्क बना दिए, कनाल हेडवर्क। फिर उससे मेन कनाल निकलेगा, मेन कनाल के बाद ब्रांच कनाल निकलेगा, मेन के बाद कौन सा, ब्रांच कनाल। ब्रांच कनाल से निकलेगा मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी, फिर माइनर, फिर आएगा आउटलेट, आउटलेट वाटर कोर्स या फिर फील्ड चैनल। आउटलेट वाटर कोर्स या फील्ड चैनल निकलेगा उससे, और उससे फिर किस किसानों के खेत में पानी जाएगा। फिर आती है परमिसिबल वेलोसिटी ऑफ वाटर इन द सीमेंट कंक्रीट लाइन कनाल। सीमेंट कंक्रीट लाइन कनाल के अंदर मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती है, 2.7 मीटर पर सेकंड। क्ले टाइल के अंदर 1.8 और स्टोन पिच के अंदर 1.5। फॉर अनलाइन कनाल मिनिमम रेडियस रिक्वायर विल बी फॉर डिस्चार्ज। भाई जो अनलाइन कनाल होते हैं उसका कम से कम रेडियस हमें कितना रखना पड़ेगा, तो अगर 80 मीटर क्यूब से ज्यादा का डिस्चार्ज है तो 1500, 30 से लेके 80 के लिए 1000, 15 से 30 के लिए 600 मीटर का रेडियस हमें रखना पड़ेगा। 3 से 15 के लिए 300, 3 से 0.3 के लिए 150 और 0.3 से कम के लिए 90 मीटर का हमें रेडियस रखना पड़ेगा। तो ये आप याद कर सकते हो भाई, 30 से 80 के लिए कितना रखना पड़ेगा, 1000 मीटर, 30 से 80 के लिए 1000 मीटर रखना पड़ेगा।
फिर आता है मैक्सिमम हाइट ऑफ द मैसनरी डैम। जो मैसनरी डैम होता है ट्रायंगुलर शेप का, उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है? बी रूट एस माइनस सी। बी उसकी वो हो गई बेस विड्थ, और एस हो गई हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी, सी हो गया अपलिफ्ट कोफिशिएंट। हाइट हमारे मैसनरी डैम की कितनी हो सकती है? बी रूट जी माइनस सी। फ्री ओवरफोल स्पिलवे यूज फॉर द लोअर अर्दन डैम। जो छोटी हाइट के अर्थन डैम होते हैं, मिट्टी के बने हुए डैम होते हैं, उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? फ्री ओवरफोल स्पिलवे। ओवरफ्लो डैम आर नोन एज द स्पिलवे। ऐसे डैम जिनके ऊपर से पानी जाएगा उसको हम क्या बोल सकते हैं? ओवरफ्लो डैम को स्पिलवे बोलते हैं। अगर क्रस्ट की लेंथ चैनल की विड्थ के बराबर होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? सप्रेसिवियर। उसको हम क्या बोलेंगे? सप्रेसिवियर। Canal outlet or modules, small structure at the head of the water course to connect it with the minor or major distributary channel. कनाल आउटलेट्स या फिर मॉड्यूल्स ये क्या होते हैं भाई? वाटर कोर्स का जो हेड होता है उसको माइनर या मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल के साथ जोड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कनाल आउटलेट। भाई किसानों के खेतों में पानी किसकी हेल्प से जाएगा? वाटर कोर्स की हेल्प से। किसकी हेल्प से जाएगा? वाटर कोर्स की हेल्प से। वाटर कोर्स में पानी कहां से आएगा? डिस्ट्रीब्यूटरी से। और आपस में जोड़ने के लिए हम किसका यूज करेंगे? मॉड्यूल्स का। किसका यूज करेंगे? कनाल आउटलेट का या फिर मॉड्यूल्स का। तीन टाइप के होते हैं, मॉड्यूलर, सेमी मॉड्यूलर और रिजिड। नॉन मॉड्यूलर में क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल और भाई जो हमारी ये होती है वाटर कोर्स। इनके वाटर लेवल के ऊपर डिफरेंस की जो डिफरेंस होता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा भाई कितना पानी जाएगा हमारे वाटर कोर्स में। एक होता है सेमी मॉड्यूलर। सेमी मॉड्यूलर के अंदर केवल डिस्ट्रीब्यूटरी की जो वाटर लेवल होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। रिजिड के अंदर किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता। एग्जाम्पल पता होने चाहिए, ये क्वेश्चन में आते हैं। भाई सबसे पहले नॉन मॉड्यूलर के देख लेते हैं। नॉन मॉड्यूलर के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? तो ओपन स्लुइस, ड्रोन पाइप आउटलेट या सबमर्ज पाइप आउटलेट। ओपन स्लुइस, ड्रोन पाइप आउटलेट या सबमर्ज पाइप आउटलेट, ये किसके हैं? नॉन मॉड्यूलर के। भाई ड्रोन पाइप पूरे तरीके से पाइप डूबी हुई है, सबमर्ज पाइप पूरे तरीके से पाइप डूबी हुई है, या ओपन स्लुइस। फिर आ जाता है सेमी मॉड्यूलर, जिसको हम फ्लेक्सिबल भी बोल देते हैं। इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? भाई पाइप आउटलेट, पंचूरी प्लूम या ओपन प्लूम आउटलेट। फिर आता है रिजिड मॉड्यूलर। इसके कौन से एग्जाम्पल हैं? गिब्स और खन्ना। इसके कौन से एग्जाम्पल हैं? गिब्स और खन्ना। तो दो याद कर लेना। नॉन मॉड्यूलर वाले आसानी से याद हो जाते हैं, रिजिड वाले भी आसानी से याद हो जाते हैं भाई, गिब्स और खन्ना। बचा हुआ कोई भी आए तो नॉन मॉड्यूलर क्लिक टिक करके आ जाना। फिर आते हैं स्पर या ग्रोइंस। ये स्पर और ग्रोइंस क्या होते हैं? तो भाई ऐसे स्ट्रक्चर जो कि रिवर फ्लो के हम परपेंडिकुलरली कंस्ट्रक्ट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? स्पर या ग्रोइंस। स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो आर नोन एज द स्पर और ग्रोइंस। रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर्स को क्या बोलेंगे? स्पर और ग्रोइंस। जो किनारे होते हैं नदियों के उनकी रक्षा करने के लिए हम इनको बनाते हैं, स्पर या ग्रोइंस को। पानी को ये डिफ्लेक्ट कर देते हैं और किनारों की रक्षा हो जाती है। कनाल एस्केप क्या होता है? साइड चैनल कंस्ट्रक्टेड टू रिमूव द सरप्लस वाटर फ्रॉम द इरिगेशन चैनल इनटू द नेचुरल ड्रेन। भाई इरिगेशन चैनल के अंदर अगर एक्स्ट्रा पानी आ जाए तो उसको हम बाहर निकालने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? कनाल एस्केप का। किसका इस्तेमाल करते हैं हम? कनाल एस्केप का यूज करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, जो हमारी इरिगेशन है वो भी कंप्लीट हो गई। अब आ जाती है सर्वे। तो सर्वे से हम अगले लेक्चर में करेंगे। आप कमेंट करके ये बता देना भाई आपको ये कंसेप्ट कैसा लगा। आपको सीखने को तो मिलेगा ही मिलेगा, अगर आपने एक बार पढ़ रखा है या नहीं भी पढ़ रखा है तब भी आपको ये भी पता चला होगा शॉर्ट नोट कैसे बनाते हैं, क्या क्या चीजें लिखनी होती हैं। शॉर्ट नोट तो क्या भाई, मतलब रिवीजन पर्पज के लिए है, ये था मेरे, तो मैंने सोचा भैया आपको भी करवा दूं। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी चैनल को सब्सक्राइब करके आपको जाना है और चैनल को शेयर करना है। कमेंट करके बता सकते हो कैसा लगे आपको। उसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, सिविल इंजीनियर डिस्कशन, इसकी पीडीएफ आपको वहीं पे मिलेगी और जो हमारे पुराने वाले लेक्चर है उनकी पीडीएफ भी आपको वहीं पे मिलेगी। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल द एग्जाम्स। थैंक यू।